स्टूडेंट, आज हम फुल टेस्ट 8 का डिस्कशन करेंगे जूलॉजी का। ये इस साल का लास्ट ANTS है। तो चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 136 से। रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट A to D। यहाँ पे A to D 4 स्टेटमेंट है, इसमें से आपको निकालना है कौन सा करेक्ट आइडेंटिफाई ऐसे कर रहा है। इन ह्यूमन फीमेल्स द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2 इन द सेकेंडरी oocyte इज ट्रिगर्ड ओनली बाय द एंट्री ऑफ अ स्पर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बार बार बोला गया है, डाला गया है कि व्हेनेवर मियोसिस 2 का जब बात आता है, कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2 in oogenesis is only possible after the entry of sperm and before fertilization। तो ये जो स्टेटमेंट आ रहा है फर्स्ट ए में, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड सेल्स वेयर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर हैप्लॉयड सेल्स। ये बिल्कुल नहीं है, बिकॉज स्पर्मेटोगोनिया जब भी माइटोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू सेल्स, दोनों ही डिप्लॉयड है। और अगर कोई स्पर्मेटोगोनिया एंटर करता है स्पर्म साइकिल में, तभी उसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंसिडर करते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट आ रहा है। थर्ड है कॉर्पस ल्यूटेम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन व्हिच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। हमें ये पता है कि फॉलिकुलर फेज में जब भी ग्रोइंग फॉलिकल्स एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं तो एंडोमेट्रियम का बनना ये शुरू हो जाता है, लेकिन उसे टिकाना, उसे मेंटेन करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रोजेस्टेरॉन का है, और वो कॉर्पस ल्यूटेम के द्वारा होता है ड्यूरिंग ल्यूटेल फेज। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द लास्ट वन इज सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल and prostate gland are essential for maturation and motility of sperm। अगर हम इसमें देखते हैं essential for motility and maturation of sperms के बेसिस पे, तब हम देखेंगे ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट आ रहा है, क्योंकि हमें ये पता है कि जो भी सिक्रीशंस होता है इन सेमिनल वेसिकल का, प्रोस्टेट ग्लैंड का, या तो आपका बल्बरेट्रन ग्लैंड का, एसेसरी डक्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, सभी के डेवलपमेंट के पीछे टेस्टोस्टेरोन है, और इसके मैचुरेशन और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स के पीछे भी टेस्टोस्टेरोन का हाथ है, जो कि साइट अलग हो जाएगा, साइट हो जाएगा आपका एसेसरी डक्ट्स। ओके, तो लास्ट स्टेटमेंट ये NCERT का ही है डायरेक्टली, तो डी भी करेक्ट है। तो इसमें ए करेक्ट है, बी इसलिए गलत है क्योंकि इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड लिखा हुआ है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है। तो इसलिए आपको इसमें आंसर मार्क करना था सी। ओके, इसमें आंसर सी है क्योंकि यहाँ पे ये गलत आ रहा है, ये ध्यान रखना। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 में कंसीडर द 4 स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड मार्क द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। द कोगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन। इसमें थ्रोम्बिन नहीं होगा, इसमें फाइब्रिन होगा, इसलिए गलत हो गया। फाइन। अच्छा, स्प्लीन इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट, ये करेक्ट है। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में स्प्लीन इज द एरिथ्रोसाइट का ग्रेवयार्ड लिखा है, और ह्यूमन थल्थन डिजीज में लिखा है रिजर्वियर ऑफ RBC। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होगा, बिकॉज स्प्लीन एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। एंड RH नेगेटिव मदर कैरिंग RH नेगेटिव फीटस मे सफर फ्रॉम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। नहीं, अगर RH नेगेटिव मदर है और फीटस ग्रो हो रहा है RH पॉजिटिव, तभी ये पॉसिबिलिटीज है, बिकॉज ड्यूरिंग पर्चुरेशन फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज मिक्सिंग ऑफ ब्लड पॉसिबल नहीं है, प्लेसेंटा इज द बेरियम। लेकिन ड्यूरिंग पर्चुरेशन थोड़ा सा फीटल ब्लड मदर के बॉडी में एंटर हो सकता है, तब जाके वो फीटल RBC कंटेनिंग द RH एंटीजन विल ट्रिगर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ मदर, और मदर के बॉडी में एंटीबॉडी बनेगा। तो आगे के प्रेगनेंसी में अगर फिर से RH पॉजिटिव फीटस हो, तभी जाके वो एंटीबॉडी टारगेट करेगा लीवर के अंदर स्टेम सेल्स ऑफ RBC को, जिसे हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्ट, और टारगेट करके एक कंडीशन क्रिएट करता है जिसे हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, क्योंकि वो एरिथ्रोब्लास्ट स्टेम सेल्स ऑफ RBC को डैमेज करता है, और साथ ही साथ वो डैमेज होने के कारण लीवर उसे रिसाइकल करने के चक्कर में बिलिरुबिन बिलवर्डिन बनाता है। अगर बिलिरुबिन बिलवर्डिन बहुत हाई है, तब उससे जॉन्डिस हो सकता है। तो पर्टिकुलर बेबी जिसका बर्थ हुआ होगा न्यूबॉर्न, उसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस कंडीशन रहेगा, जिस डिजीज का नाम है हेमोलाइटिक डिजीज, और सिम्टम्स रहेंगे जॉन्डिस एंड एनीमिया। सॉरी, इन दोनों को अगर हमें सॉल्व करना है, तब हमें एंटी-RH एंटीबॉडी इंजेक्ट करना पड़ेगा। एंटी-RH एंटीबॉडी एक ऐसा एंटीबॉडी है जो बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद वो फीटल RBC को टारगेट करेगा। फीटल RBC समझ रहे हो ना, क्योंकि जस्ट प्रेग्नेंट मतलब जस्ट पर्चुरेशन हुआ, इमीडिएटली हमें वो इंजेक्शन दे देना है एंटी-RH एंटीबॉडी, जो जाके फीटल RBC कंटेनिंग द RH एंटीजन ऑन देयर सरफेस उसे टारगेट करेगा, और मदर के बॉडी में आगे का इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करने नहीं देगा, जिसे हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन या तो न्यूट्रलाइजेशन स्टेप, जहाँ पे एंटीबॉडी जाके न्यूट्रलाइज कर रहा है एंटीजन को। ओके, तो ये समझ गए होगे गलत क्यों है, क्योंकि इसमें दोनों में नेगेटिव नेगेटिव लिखा है। अगर यहाँ पे लिखा रहता पॉजिटिव तो ये करेक्ट होता। नेक्स्ट है द वेव और T वेव ऑफ
BCG represent the return of the ventricles from excited to normal state, repolarization. T wave लेके सबको ये थोड़ा confusion है. QRS is depolarization, T wave is repolarization. देखो एक्शन पोटेंशियल में दो फेज है, डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन. लेकिन आफ्टर Q से अप टू T यहाँ पे सिस्टोल का कंडीशन है, ये गलत नहीं है. सिस्टोल वेंट्रिकल अभी सिस्टोल कर रहा है, लेकिन इट डजंट मीन कि टी वेव अभी डिपोलराइजेशन हो रहा है. इसमें रिपोलराइजेशन है. सिस्टम अभी रेस्ट में एंटर करने वाला है. दैट इज आफ्टर T. एंड ऑफ सिस्टोल लिखा है. दैट मीन्स T से P तक सिस्टम रेस्ट में है, जिसे हम जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं. तो अगर तुम्हें T बोलेंगे तो उसमें सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल है, करेक्ट, बट डिपोलराइजेशन नहीं है, रिपोलराइजेशन है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. तो हमारा करेक्ट कौन सा आ रहा है? 2 और 4 आ रहा है, इसलिए आपको आंसर मार्क करना था B. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 138. Question number 138, animal kingdom से the marine cartilaginous fish that can produce electric current is trigon. ट्राइगन नहीं, टॉर्पेडो. तो आपको इसमें आंसर मार्क करना था टॉर्पेडो. ट्राइगन है आपका स्टिंग रे, टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक रे है, प्रिस्टिस सॉ फिश है, स्कोलिडन डॉग फिश है. ये भी कार्टिलेजिनस फिश है, ये भी कार्टिलेजिनस फिश है, ये भी है और ये भी है. तो आंसर इसमें B है. नेक्स्ट अभी देखेंगे 139. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द सेट ऑफ डिजीजेस प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू द कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. तो इसमें बेस्ट आंसर आके टाइफॉइड, एमीबियासिस एंड एस्केरियासिस आ रहा है. इसमें टिटेनस के लिए निकल जा रहा है. ओके, इसके केस में निमोनिया मेनली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ऑफ फॉर्माइड बॉन्ड है, डिप्थेरिया के ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, एस्केरियासिस उसमें आ जाएगा, एमीबियासिस आएगा, मलेरिया होता है वेक्टर बॉन्ड, फाइलेरियासिस वेक्टर बॉन्ड. तो ऑटोमेटिकली द बेस्ट ऑप्शन इज A. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 140. क्वेश्चन नंबर 140 आपको बायोटेक्नोलॉजी से पूछा है. जीन थेरेपी विच कैन बी द परमानेंट क्योर ऑफ एडिनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन. हमें पता है कि ADA एक ऐसा जीन है जिससे एंजाइम सीक्रेट होता है एडिनोसाइन डीएमिनेज एंड इज वेरी क्रूशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम. अगर ये डेफिशिएंसी है देन दैट मीन्स जो B सेल्स और T सेल्स है वो मैच्योर नहीं होगा. अगर वो मैच्योर नहीं हुआ तो सेग्रेगेटेड लिम्फोइड ऑर्गन की तरफ वो माइग्रेट नहीं करेगा. देन ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम पूरा सप्रेस हो जाएगा. अगर हमें इसे सॉल्व करना आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, तब हम ADA के जो फंक्शनल एंजाइम है उसे इंजेक्ट करते हैं, या तो हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं इंजीनियर्ड B सेल्स एंड T सेल्स का. विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस हम उसे रेडी करते हैं बाय इंजेक्टिंग द cDNA. ठीक है, और जो cDNA कम्प्लीमेंट्री DNA वो हम mRNA टेम्पलेट से डायरेक्टली बनाते हैं और डायरेक्टली हम उसे इंजेक्ट कर देते हैं पेशेंट के मैच्योर B सेल्स T सेल्स पे. बट वो परमानेंट क्योर नहीं है. लेकिन हमें अगर परमानेंट क्योर के लिए ऑप्ट करना है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, हमें क्या करना होगा? क्वेश्चन ये है कि विच कैन बी द परमानेंट क्योर ऑफ एडिनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन. तो परमानेंट क्योर के लिए हमें ये करना पड़ेगा इंट्रोडक्शन ऑफ जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बोन मैरो सेल्स व्हिच प्रोड्यूस ADA इनटू द सेल्स ऑफ पेशेंट एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज. हमें अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ADA जीन को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा जिससे कि वो मेन जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर पाए और कोई भी ऐसा सेल ना हो कि वो मॉर्टल हो, वो इमॉर्टल बन जाएगा. क्योंकि हमें पता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में जो स्टेम सेल्स के क्लस्टर होते हैं, अगर हमने उसमें कुछ चेंजेस कर लिया और मेन जीनोम के साथ जाके ADA जीन इंटीग्रेट हो गया तो ऑटोमेटिकली वो सेल्स इमॉर्टल हो जाते हैं और हमें और पूरी लाइफ में कुछ भी इन्फ्यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, द बेस्ट आंसर इज D. हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 141. क्वेश्चन नंबर 141 आपको पूछा इवोल्यूशन से. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन. द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ अपीयर्ड अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो. तो ऑटोमेटिकली ये स्टेटमेंट करेक्ट आ रहा है. ओके, नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स ओनली इन लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन. ये स्टेटमेंट लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन इज एप्लीकेबल फॉर हार्डी-विनबर्ग लॉ. और जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है इट इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल पॉपुलेशन और बाई चांस चेंज, रैंडम चेंज इन द नेचर, जिसके लिए सिस्टम या तो जो नीश है या तो जो पॉपुलेशन है वो रेडी नहीं था. पॉपुलेशन रेडी नहीं था, रैंडम चेंजेस आया, इसी कारण उनको जगह बदलने पड़ा. जगह अगर बदल लिए तो बॉटलनेक इफेक्ट होगा और अगर उसने अच्छे से उस जगह पे सरवाइव कर लिया, उस नीश से वो अच्छे से अडॉप्ट कर लिए, तो उससे फाउंडर इफेक्ट होगा उसका कंसिक्वेंस. और फाउंडर इफेक्ट स्पेसिएशन के लिए पॉजिटिव माना जाता है. तो ये स्टेटमेंट गलत आ रहा है. नंबर 3, ऑपरेन एंड हेल्डेन प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि ऑपरेन हेल्डेन ने केमिकल इवोल्यूशन के बारे में बोला था और उन्होंने कहा था कि इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आता है
और उसी के क्लस्टर से शायद सेल बना होगा, जिसे एसएल मिलर एक्सपेरिमेंट ने 1953 में प्रूव किया और उन्होंने एक क्लोज फ्लक्स में अमाइनो एसिड बना के दिखाया, जिससे केमिकल एवोल्यूशन अभी भी बहुत सारे साइंटिस्ट का एक फेवरेट आइडिया है। ओके, तो इसमें 3 करेक्ट आ रहा है, 1 करेक्ट आ रहा है, 2 गलत है, इसलिए इसमें आंसर आपको मार्क करना था डी। क्वेश्चन नंबर 142 आपको कॉकरोच से पूछा है। इन एडिशन टू मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आल्सो असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। हमें पता है द बेस्ट आंसर इज सी है कि मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स के साथ साथ फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोस ग्लैंड आ रहा है। एडरी मसल्स हार्ट को सपोर्ट करते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग। फेलिक ग्लैंड रहता है मशरूम ग्लैंड के ऊपर, जो स्पर्मेटोफोर बनाने में हेल्प करते हैं मेल कॉकरोच में। और ओइनोसाइट्स है, कोलेट्रल ग्लैंड है। कोलेट्रल ग्लैंड आप देख लो, कोलेट्रल ग्लैंड होता है फीमेल में जो कि उथिका बनाते हैं। हेपेटिक सीके एंड सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड होता है पेयर्ड और हेपेटिक सीके होता है फोरगट एंड मिडगट के बीच में 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स है। ओइनोसाइट आपको चाहिए नहीं, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 आपको पूछा रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एमनियोसेंटेसिस। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे नीट में जनरली देखा गया पूछते रहता है। इट इज़ ए फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न। हमें पता है कि ये एमनियोसेंटेसिस एक प्री नेटल इन्वेस्टिगेशन है जो कि नॉर्मली 14 वीक्स 15 वीक्स के बाद किया जाता है, और ये प्री नेटल इन्वेस्टिगेशन है जिससे हम सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, बट वो बैन है, बट हम कर सकते हैं उसे, ओके, विद द हेल्प ऑफ द क्रोमोसोम। सो जो भी फीटल सेल्स है, लूज सेल्स है, उससे हम निकाल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट इसीलिए गलत नहीं हो रहा है बिकॉज एक जनरल स्टेटमेंट है कि हम उससे सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, बट वो इंडिया में इलीगल है। ओके, इंडिया में इलीगल है वो स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे एज ए जनरल स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट आएगा अगर ऐसे पूछ लिया कि इट इज अ फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न, इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन अबाउट एमनियोसेंटेसिस। तो ये स्टेटमेंट आपको करेक्ट पकड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है, इट इज इलीगली बैंड इन इंडिया फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू चेक इंक्रीजिंग फीमेल फेटिसाइड। इसका जो वो दिया ही हुआ है रीजन क्यों ये सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते, तो ये ऑटोमेटिकली ये करेक्ट है। दिस प्रोसीजर इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर। ये भी करेक्ट है कि आपको पता है कि मेनली इंडिया में एमनियोसेंटेसिस हम करते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जानने के लिए, लाइक डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, टर्नर सिंड्रोम, हेमोफीलिया, ये सब जानने के लिए हम करते हैं। ओके, तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट आ रहा है, इसलिए इसमें आपको आंसर मार्क करना था सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 में आपको मैच द फॉलोइंग पूछा है। इट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा ध्यान से करना होगा कि इसमें मिक्स है एक्सक्रीशन का और केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन का। तो इसमें ये अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। देखो, रेनिन जो है, रेनिन सिक्रीट होता है कहाँ से, जेजी सेल्स है जो कि किडनी का सेल्स है, एफरेंट आर्ट्रियोल के ऊपर है। देयर रोल इज टू कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन, एक प्लाज्मा प्रोटीन है, इनटू एंजियोटेंसिन 1। एडीएच हमें पता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है, सिंथेसाइज करता है हाइपोथैलेमस। देयर रोल इज एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एएनएफ सिक्रीट करता है हार्ट, और हार्ट से सिक्रीट होके वो करता क्या है, वेसोडाइलेशन करता है ब्लड वेसल का। और एंजियोटेंसिन 2 वेसोकंस्ट्रिक्टर है जो कि एंजियोटेंसिन 1 के कन्वर्शन से बनता है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द जीएफआर, ओके, बाय कंस्ट्रिक्टिंग द ब्लड वेसल। तो इसमें आंसर आपका आ जा रहा है डी, तो आपको इसमें डी मार्क करना था। ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कंफ्यूजन हो सकता है एंजियोटेंसिन 2 एंड एडीएच के ऊपर, क्योंकि जी इंक्रीजेस जीएफआर दोनों है, बट इसमें आपको अप्रोप्रिएटली उसे मार्क करना था, इसलिए हल्का सा यहाँ पे फंस सकता है, वो ध्यान रखना था। ओके, ऐसे क्वेश्चंस भी वो लोग डालते हैं कभी कभी, और मैच द फॉलोइंग के केस में अगर ऐसे 3 कॉलम रहता है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। हमेशा आप अच्छे से कहीं पे नीचे रफ पेज में लिख के फिर मार्क करना। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से पूछा है। स्टेटमेंट 1 में है बैसिलस thuringiensis आर अवेलेबल इन सैचे एज ड्राई स्पोर विच व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर एंड स्प्रेड ऑनटू द vulnerable plants such as brassicas and fruit trees are eaten by the insect larvae and gets killed. As in the gut of the larvae, the toxin is released. तो ये स्टेटमेंट पूरा एनसीईआरटी का ही है और ये करेक्ट भी है कि आपको पता है कि पहले भी पूरे स्पोर्स, पूरा बैक्टीरिया को सुखा के एक पैकेट पे बेचते थे जिसमें पानी में मिक्स करके
करके हमें ब्रेसिकास फ्रूट ट्री इसमें दे देना है, तो ऑटोमेटिकली इंसेक्ट्स के जो ग्रुप है वो टारगेटेड ग्रुप है वो उसे खाते हैं और नैरो स्पेक्ट्रम किलिंग के लिए दे रिस्पॉन्सिबल बिकॉज बैसिलस thuringiensis एक बायो कंट्रोल एजेंट्स के तरह माना जाता है। ओके, बाद में इसी के जीन को डाल के क्राइजीन को हमने बहुत सारे प्लांट्स बनाए, जैसे बीटी कॉटन है, बीटी कॉर्न है, और बुक में लिखा नहीं है लेकिन बीटी ब्रिंजल भी होता है, इट्स नॉट मेंशन कि वो कमर्शियलाइज नहीं हुआ है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 2 है द बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर्स बट लीव अदर इंसेक्ट अनहार्म्ड, क्योंकि बायो कंट्रोल एजेंट्स है बट नैरो स्पेक्ट्रम है। सो इस बेसिस पे अगर हम देखते हैं दोनों ही स्टेटमेंट हमारा इसमें करेक्ट आ रहा है, ए बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 एनिमल टिश्यू से है। लार्ज एमोबॉइड सेल्स दैट आर पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी सिस्टम फाउंड इन द एरियोलर टिश्यू आर कॉल्ड एज। अभी इनेट इम्यूनिटी वर्ड लिया गया हेमंथल्दन डिजीज से, लेकिन ये मेनली इसका आंसर आपको इसमें मिल जाएगा एनिमल टिश्यू में, दैट इज मैक्रोफेजेस। या तो हेमंथल्दन डिजीज में भी मेंशन है बट वहाँ पे एरियोलर टिश्यू लिखा नहीं है, तो ये मिक्स क्वेश्चन टाइप हो गया। तो आपको याद रखना है कि मैक्रोफेजेस जो होता है लार्ज इरेगुलर ओवॉइड सेल्स होते हैं जिसका काम होता है फेगोसाइटोसिस। ओके, फाइब्रोब्लास्ट आपको याद था फाइबर बनाता है, कोलाजन इलास्टिन जो कि एरियोलर टिश्यू का पार्ट है, मास्ट सेल भी एरियोलर टिश्यू का पार्ट है, एडिपोसाइट्स भी होते हैं एरियोलर टिश्यू में जिसका काम होता है फैट स्टोरिंग, जिसमें इंसुलिन रिसेप्टर्स भी होते हैं, ये ध्यान रखना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 में which of the following statement is incorrect about medical termination of pregnancies? MTPs are essential in certain cases where the continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or to the fetus or both. हमें पता है कि MTP एक voluntary termination of pregnancy है जो कि फुल टर्म से पहले किया जाता है, और अगर 12 वीक्स से पहले किया गया वो सेफ है, और अगर 12 वीक्स के बाद किया गया बिफोर 24 वीक्स तब वो रिस्की है बट कर सकते हैं। सो का क्यों किया जाता है? अगर फीटस डेवलप नहीं है, मदर में कोई मॉर्बिड कंडीशन है, या तो फीटस अच्छे से ग्रो नहीं हुआ है, अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ है फीमेल के साथ, तभी जाके ऐसे केसेस में एमटीपी ऑप्ट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। एमटीपीज आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। अगर हम देखेंगे इसमें सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में ये सेफ बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये सेफ इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें इस केस में ये देखा गया है कि अगर आपको करना है और सेफेस्ट मेथड रखना है तो बिफोर 12 वीक्स है, आफ्टर 12 वीक्स करेंगे तो ये सेफ नहीं है, रिस्की होगा। तो ऑटोमेटिकली इसमें आंसर आ जा रहा है बी। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलाइज एमटीपीएस 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज। तो ये करेक्ट है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इलीगली बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स। ये एक आपके डाटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि जनरली क्या होता है, एमटीपी बहुत सारे अनक्वालिफाइड क्वैक्स ये करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एक सवाल है इसमें कि ऐसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर प्रोफेशनल्स नहीं है तो मदर का जो मदर के बॉडी के लिए फैटल हो सकता है, मदर के लिए फैटल हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट जितने भी है ए, सी और डी करेक्ट आ रहे हैं, लेकिन बी गलत है क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड सेफ लिखा गया है ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर। ये सेफ नहीं है। बिफोर 24 वीक्स करते हैं, कर सकते हैं, बट ये रिस्की है, इट्स नॉट सेफ। बिफोर 12 वीक्स अगर होता तो वो सेफ होगा, दैट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने से पहले, बाद में नहीं। ओके, ये ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पे बी इनकरेक्ट आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 आपको पूछा हेमंथल्दन डिजीज से। असर्शन में है हाउस फ्लाइज एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर्स ऑफ एमेबिक डिसेंट्री, जो कि हमारे बुक में लिखा ही हुआ है। वो कैसे ट्रांसमिट करते हैं? दे ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स देयर बाय कंटेमिनेटिंग देम। तो आपको यहाँ पे पता ही चल रहा है ए होगा, बिकॉज असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है। रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि हमें पता है ये मैकेनिकल कैरियर है, वो वेक्टर नहीं है। तो जो भी उसके अपेंडेज जैसे लाइक लेग्स है, उसके माउथ पर्स है, उसके विंग्स है, अगर वो जाके फीकल मैटर में बैठता है, उसमें कोई पैरासाइट्स है, पैथोजेंस है, तो उसे कैरी करके फूड में लाने से वही फूड अगर किसी ने कंज्यूम किया तभी उसे एमेबिक डिसेंट्री, एमेबियासिस हो सकता है। इट्स वेरी कॉमन वो कंटामिनेशन होने का ये मेनली कारण हाउस फ्लाई को यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा गया है। तो इसलिए इसमें ए आंसर आपको मार्क करना था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से है। हाउ मेनी फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन एट एल्वियोली। एल्वियोली में अगर ऑक्सीहेमोग्लोबिन बनना है तो हमें हाई PO2 चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमें चाहिए लेस H+, जिससे pH हाई रहे।
नेक्स्ट हमें चाहिए लो टेम्परेचर। ये 3 फैक्टर हमारे हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करने में हेल्प करेंगे, इसलिए इसमें ए मार्क करना था आपको। अब मुझे एक सलाह देना है आपको, जब भी आपको पूछेंगे ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनने के पीछे मेन फैक्टर क्या है, हाई PO2 एंड लो PCO2, तब हमेशा PO2 को ही ध्यान देना है। और अगर हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को डिसोसिएट करने के लिए आपको पूछा, तब हाई PCO2 बेस्ट आंसर होगा, लो O2 नहीं, लो PO2 नहीं, वो ध्यान रखना है। ओके, मैं एक बार लिख के देती हूँ, ना कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग अगर लिखा है, तब मेन फैक्टर आपको जो चूज करना है वो हाई PO2 होगा, ये मार्क करना होगा आपको, ठीक है। अगर उस ऑप्शन में ये भी है लो PCO2, इसे आपको ध्यान नहीं देना है, नहीं देना है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन अगर बोला, ओके, तब आपको डिसोसिएशन में मेन वो स्ट्रेस देना है इसको, हाई PCO2, तब आपको इसे ध्यान नहीं देना है, ये नहीं होगा, दैट इज लो PO2, इसे ध्यान नहीं देना है। तो ऑपोजिट है, और ये एप्लीकेबल है उसके लिए भी, हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग एंड हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन, ऐसे ध्यान रखना तो गलती नहीं होगी। बाकी चीज आपको पता है कि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए हमें pH हाई चाहिए, तो ऑटोमेटिकली लेस H+ होगा। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होता, थोड़ा ध्यान देना कि H+ कम होने से pH हाई होगा, H+ ज़्यादा होने से pH लो होगा। टेम्परेचर पे आप फंसोगे नहीं, H+ पे फंसोगे और इसमें फंसोगे, ये ध्यान रखना। ओके, तो इसमें आंसर आपको ए मार्क करना था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 150। क्वेश्चन नंबर 150 में द सेरेब्रम रैप्स अराउंड ए स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस विच इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा है वो आप अच्छे से पढ़ लेना, और ब्रेन का पोर्शन एक बार पढ़ के सेपरेटली करके लिख लेना। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151 में स्टेटमेंट 1 है, एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यस, जब भी टी वेव खत्म हो जाता है, दिस इज एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स इन अ गिवन टाइम रिप्रेजेंट हार्ट रेट। तो इसमें दोनों ही करेक्ट आ रहा है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पूछा है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इंडियन पॉपुलेशन क्रॉस्ड 1.2 बिलियन इन मई 2011। ये एक डाटा एनसीईआरटी में करेक्ट है। कॉपर टी सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ये भी करेक्ट है कि हमें पता है कॉपर टी का ये एक एडिशनल बेनिफिट है फेगोसाइटोसिस के साथ। नेक्स्ट है, सहेली इज टेकन डेली फॉर 21 डेज। दिस इज अ पॉइंट एप्लीकेबल फॉर स्टेरॉयडल कंट्रासेप्टिव पिल्स जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन रहता है, तो ये ऑटोमेटिकली ये गलत आ जा रहा है, यही आपका आंसर है। द लास्ट वन इज कंट्रासेप्टिव पिल्स विच आर टेकन डेली प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। जो भी कंट्रासेप्टिव पिल्स लिए जाते हैं, स्टेरॉयडल हो या नॉन स्टेरॉयडल हो, स्टेरॉयडल के बेसिस पे इम्प्लांटेशन वो करना रोकना, इनिबिट ओव्यूलेशन भी करेक्ट होगा। रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म बिकॉज ऑफ थिक सर्वाइकल म्यूकस। सहेली के लिए कुछ ऐसे डायरेक्टली लिखा नहीं है, बट मेन पॉइंट उसका इम्प्लांटेशन, और कहीं ना कहीं जाके वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ओव्यूलेशन को भी हैम्पर कर सकता है, बट नॉट रिटन इन एनसीईआरटी। ओके, तो इसलिए ऐसे अगर कंट्रासेप्टिव पिल्स है, आप स्टेरॉयडल पिल्स के बेसिस पे अगर सोचोगे, ये स्टेटमेंट करेक्ट आ रहा है, लेकिन ये गलत आ रहा है बिकॉज ये लाइन स्टेरॉयडल के लिए, सहेली नॉन स्टेरॉयडल है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे गलत आ जा रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 बायोटेक से है, फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। द मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक बेस्ड ऑन एन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये लाइन देख के ही ऑलमोस्ट सभी को पता चल जाना चाहिए कि दे आर टॉकिंग अबाउट एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिसमें एक की रिएजेंट यूज करते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, और इसमें हम मेनली ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन को डिटेक्ट करते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ओके, ये ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 ये आपको पूछा है फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। स्टेटमेंट 1 में है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ए स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद द कोरोना रेडिएटा। तो यहीं पे पहले गलत हो गया कि जोना पेलिसिडा से कांटेक्ट में आता है, तो ये गलत है। ओके, लेयर एंड सेकेंडरी oocyte इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन एंड ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशन स्पर्म। अगर यहाँ पे जोना पेलिसिडा होता तो करेक्ट होता। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटेम डिजेनरेट्स कॉजिंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। तो ये करेक्ट है, तो इसमें आपको चूज करना था स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, दैट इज डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 155।
क्वेश्चन नंबर 155 आपको फ्रॉग से दिया गया है. रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट अबाउट सेंस ऑर्गन्स ऑफ राणा टिग्रीना. फ्रॉग हैज सिंपल आईज पोजेसिंग ओनली वन यूनिट. ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ये याद रखना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और ये करेक्ट है. एक्सटर्नल ईयर पिन इज प्रेजेंट इन एक्सटर्नल ईयर पिन प्रेजेंट लिखा है, ये एब्सेंट है क्योंकि एक्सटर्नल ईयर पिन सिर्फ मैमल्स में होता है. टिम्पेनम कैन बी सीन एक्सटर्नली, ये करेक्ट है. इट्स नॉट पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर, लेकिन टिम्पेनम तुम बाहर से देख सकते हो, ऐसा स्टेटमेंट याद रखना है, करेक्ट है. आईज एंड इंटरनल ईयर्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स एंड द रेस्ट ऑफ द रेस्ट आर सेलुलर एग्रीगेशन. जो भी सेंसरी पेपिली है, टेस्ट बर्ड्स है, जो भी है वो सेलुलर एग्रीगेशन है. और आईज और इंटरनल ईयर्स फ्रॉग में होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वो याद रखना. और ये लाइन तुम अच्छे से ध्यान रखना कि ओनली वन यूनिट इज रिटन इन ब्रैकेट ऑल्सो. ओके, तो इसमें आंसर आपका 3 आ रहा है कि आपका हाउ मेनी अब स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है, तो इसमें पहला करेक्ट है, 3 करेक्ट है, 4 करेक्ट है, इसलिए इसमें 3 मार्क करना था. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 156. 156 भी बायोटेक से है. असर्शन में है द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी मेक्स डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोडक्शन जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज. स्टेटमेंट करेक्ट है. रीजन है सम एथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट द मॉरलिटी ऑफ साइंटिफिक ह्यूमन एक्टिविटीज दैट माइट हेल्प और हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, बिकॉज ये जो होता है वो बहुत सारे पैरामीटर से डील करते हैं, बस ये लाइन से ही बस डील नहीं करते, और भी बहुत सारे पैरामीटर से उसे डील कर रहे हैं, इसलिए वो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं आ रहा है. तो इसलिए रीजन जो है यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, बट रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे मार्क करना था बी. क्योंकि आपको पता है कि जे का आपके बुक में अच्छे से आप देख लेना कौन कौन से पैरामीटर को एनसीईआरटी से निकाल के वो डील करता है. कैसे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं कि जे क्या कर रहा है, या तो पीछे का जो भी डाटा बेस्ड है, बासमती राइस, टर्मरिक, कितने अमेंडमेंट हुए, बायोपायरेसी क्या है, बायो पेटेंट क्या है, ये सब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स क्या है, कौन सा ट्रांसजेनिक मॉडल है, किसमें डिजीज, कौन कौन से ट्रांसजेनिक मॉडल का प्रोडक्ट्स बन चुका है, किसका नहीं बना है, ये सब आप अच्छे से देखना. ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वो पूछते हैं इस जगह से. ओके, तो इसमें आपको आंसर बी मार्क करना था. अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157. क्वेश्चन नंबर 157 इवोल्यूशन से है. असर्शन में है द विंग्स ऑफ ए बटरफ्लाई एंड द विंग्स ऑफ द बर्ड शो कन्वर्जन इवोल्यूशन. हमें पता है कि बटरफ्लाई और बर्ड का कन्वर्जन इवोल्यूशन ही होगा, और इसमें नॉर्मली विंग्स हेल्प कर रहे हैं टू फ्लाई देम, बट उसके अंदर का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे बोन का, और विंग्स ऑफ बटरफ्लाई में तो बोन का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक वेरिएशन आ रहा है एज ए इंडिकेशन ऑफ एनालॉजी. द नेक्स्ट रीजन में है देयर एनालॉगस स्ट्रक्चर दैट इवॉल्व इंडिपेंडेंटली डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सर्व द सेम फंक्शन ऑफ फ्लाइंग. तो ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन कर पा रहा है रीजन. असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, एंड रीजन इज एक्सप्लेनिंग असर्शन, तो इसमें आपको ए मार्क करना था. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 158. क्वेश्चन नंबर 158 ह्यूमन प्रोडक्शन से है. इसमें कुछ इवेंट्स लिखे हैं जिसे आप पहचानना है कौन सा फेज से मैच कर रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल का. रिजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेटिव फेज में होता है क्योंकि तभी एस्ट्रोजन आता है और प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम करवाता है. रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल एलिज सर्च के लिए होता है जो कि ओवुलेटरी फेज से हो रहा है. डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ड्यूटम होता है ड्यूरिंग सिक्रेटरी फेज, ओके, जो कि एलिज रेमनेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल को कन्वर्ट करके कॉर्पस ड्यूटम बनाता है. और एंडोमेट्रियम के टूटने का टाइम है मेंस्ट्रुएशन, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज. तो इसमें द बेस्ट आंसर आ रहा है P2, Q4, R3 एंड S1, दैट इज C. इसमें C मार्क करना था. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 159. क्वेश्चन नंबर 159 केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन से है. असर्शन में है एड्रिनल मेडुला हार्मोन्स एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन रैपिडली इंक्रीज अलर्टनेस, पिपुलरी डायलेशन, बाइलो इरेक्शन एंड स्वेटिंग ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन. तो ये करेक्ट है. नेक्स्ट है रीजन दिस हार्मोन्स कलेक्टिवली कॉल्ड कैटेकोलामाइंस करेक्ट है आर स्टेरॉइड. स्टेरॉइड नहीं होगा, दिस आर अमाइन डेरिवेटिव दैट इजीली क्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द बाइंड. तो स्टेरॉइड होता तो करेक्ट है, बट दिस इज न पॉइंट फॉर कैटेकोलामाइंस क्योंकि कैटेकोलामाइंस को मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर चाहिए, वो जीन एक्सप्रेशन या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ मिलके काम नहीं करता. तो ऑटोमेटिकली इसमें असर्शन ट्रू आ रहा है और रीजन इसमें फॉल्स आ रहा है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 160. क्वेश्चन नंबर 160 लोकोमोशन एंड मूवमेंट से है. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स इन स्केलेटल मसल. ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2F एक्टिन हेलिकली बॉन्ड टू ईच अदर. तो ये पहला ही करेक्ट आ जा रहा है, बाकी गलत क्यों देखते हैं. ट्रोपोनिन्स डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलर इंटरवल्स ऑन द मेरोमाइसिन, नहीं ऑन ट्रोपोमायोसिन या तो एक्टिन फिलामेंट्स, दोनों करेक्ट होगा. हाँ, एक्टिन भी लिखा है मसल कंट्रैक्शन में और ट्रोपोमायोसिन लिखा है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जहाँ पे दिया हुआ है उसके ऊपर, तो दोनों है, मेरोमाइसिन नहीं होगा. ग्लोब्यूलर
सेल्यूलर हेड ऑफ द मायोसिन मॉलिक्यूल लैक्स बाइंडिंग साइट्स फॉर एटीपी, नहीं लैक नहीं, उसमें बाइंडिंग साइट ऑफ एटीपी होता है। मेरोमाइसिन इज द मोनोमरिक प्रोटीन दैट पॉलीमराइज टू फॉर्म द थिन एक्टिन, नो मेरोमाइसिन जो होता है वो पॉलीमराइज करके मायोसिन बनाता है, एक्टिन नहीं बनाता, तो ये सब गलत आ रहा है, इसमें ए ही इसमें बेस्ट आंसर है। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 161। 161 से पहले एक चीज याद रखना कि ट्रोपोनिन रेगुलर इंटरवल ऑन द सरफेस ऑफ ट्रोपोमाइसिन वो भी करेक्ट है, ऑन द सरफेस ऑफ एक्टिन वो भी करेक्ट है, कि दोनों एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मसल कंट्रैक्शन में एक्टिन मेंशन है और उससे पहले वाले पेज में वहां पे उन्होंने ट्रोपोमाइसिन लिखा है, तो दोनों ही हम कंसिडर करेंगे करेक्ट। ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161 भी इवोल्यूशन से है। तस्मेनियन वुल्फ, शुगर ग्लाइडर, मार्सुपियल मोल, कोआला, वोम्बेट, टाइगर कैट, मार्सुपियल रेड, कंगारू, लेमोर। आपको इसमें से पता करना है कौन कौन सा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है। आप अगर देखो फटाफट, तस्मेनियन वुल्फ भी है, शुगर ग्लाइडर नहीं है, प्लेसेंटल है, मार्सुपियल मोल है, कोआला है, वोम्बेट है, टाइगर कैट है, मार्सुपियल रेड है, कंगारू है, लेमोर है, तो इसमें 8 आ रहा है। आप हमेशा देखना कि मार्सुपियल्स के लिस्ट में 11 आ रहा है, वो अच्छे से याद करना, और इसमें प्लेसेंटल के लिस्ट में इवोल्यूशन के वाले चैप्टर में उसमें 7 आ रहा है। 11 और 7 को एक जगह पे लिख के, या तो उसको अच्छे से सेपरेट करके लिख के उसको देखना ही बेटर रहेगा, जिससे गलती नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 162 आपको पूछा है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ एक्सपीरिएशन इन करेक्ट सीक्वेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें अगर हम देखेंगे पहले क्या आ रहा है, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल, डी आ रहा है नंबर 1। फिर क्या आ रहा है, रिटर्निंग ऑफ डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, 2। नेक्स्ट आ रहा है रिडक्शन इन थोरेसिक वॉल्यूम एंड देयर बाय पल्मोनरी वॉल्यूम, 3। इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, आपको पता है प्रेशर इंक्रीज होते ही ऑटोमेटिकली ये चेंजेस आना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ रहा है। द लास्ट ऑप्शन इज एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, दैट इज 5। तो इसमें अगर हम मिला के देखें इसमें क्या क्या आ रहा है, हाँ सी आएगा, DBEAC। तो इस बेसिस पे अगर आप देखोगे, एक बार मिला के देखो, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल, क्योंकि ये पैसिवली होता है एक्सलेशन, तब रिलैक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है बी, रिटर्निंग ऑफ डायफ्राम एंड स्टर्नम टू द ओरिजिनल पोजीशन। फिर आ रहा है ई, रिडक्शन इन थोरेसिक वॉल्यूम देयर बाय इंक्रीजिंग द पल्मोनरी वॉल्यूम, थोरेसिक वॉल्यूम कम होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, और बाहर 0.3 है, अंदर 40 है, तो ऑटोमेटिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है अंदर से बाहर की तरफ निकलेगा, जिसे हम एक्सपल्शन बोलते हैं, या तो एक्सलेशन बोलते हैं, एक्सपल्शन नहीं सॉरी एक्सलेशन बोलते हैं CO2 का। ओके, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द लंग्स। तो इसमें द बेस्ट आंसर आपको मार्क करना था सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 163। 163 बायोटेक्नोलॉजी से असर्शन में है एली लिली प्रिपेयर 4 DNA सीक्वेंसेस। देखो यहाँ पे पहले ही गलत आ गया, 4 नहीं 2 DNA सीक्वेंसेस, तो ये गलत है। चेन्स A and B were produced separately and extracted and combined by creating disulfide bonds to form human insulin, जो कि सबसे चैलेंजिंग टास्क था एली लिली कंपनी का 1983 में। तो इसमें असर्शन गलत आ रहा है, रीजन सही आ रहा है, तो इसमें आपको डी मार्क करना था। इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164 आपको ह्यूमन डिजीज से पूछा है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू एलर्जी। एलर्जी इज द एक्सैगरेटेड रिस्पांस ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस, ये करेक्ट है, उसका डेफिनेशन है। पॉलन्स, एनिमल डेंडर, माइट्स इन डस्ट एक्सेट्रा कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एलर्जन, करेक्ट। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी द पेशेंट इज एक्सपोज टू हाई डोजेस ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस फॉर लॉन्गर पीरियड, नो, क्योंकि ऐसे करने से उसके लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, फैटल हो सकता है, वो मर भी सकता है, तो ऐसे हाई डोजेस हम देख के उसे टेस्ट नहीं कर सकते, गलत है। मॉडर्न डे लाइफस्टाइल हैज रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ इम्यूनिटी एंड मोर सेंसिटिविटी टू एलर्जेंस, ये स्टेटमेंट है और ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट है सी, तो इसमें आपको सी मार्क करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 165। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165 बायोटेक्नोलॉजी से है, देखते हैं चलो स्टेटमेंट में क्या है। सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम HIN3 इज हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये करेक्ट है। Okay, in ballistic method of gene transfer, microparticles made up of gold or tungsten is coated with foreign DNA, ये करेक्ट हमेशा याद रखना कि गोल्ड और टंगस्टन को हम कोट करते हैं DNA से, DNA को गोल्ड से कोट नहीं करते हैं, गोल्ड इज कोटेड विद DNA, गोल्ड या टंगस्टन। ओके, नेक्स्ट है माइक्रो इंजेक्शन, अ मेथड फॉर इंजेक्टिंग रिकम्बिनेंट DNA टू इज यूज फॉर एनिमल सेल, यस, ये हम एनिमल सेल को कॉम्पिटेंट बनाते हैं। प्राइमर्स आर केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स दैट आर कम्प्लीमेंट्री टू द रीजन्स ऑफ DNA इन PCR, ये भी करेक्ट है। तो इसमें आपको पूछा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें चारों ही करेक्ट आ रहा है, इसमें ए मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 166।
Question number 166, which one of the following pairs of disease viral as well as transmitted by mosquito? वायरल भी है और मॉस्किटो भी ट्रांसफर कर रहा है, तो इसमें द बेस्ट आंसर दिख ही जाएगा आपको, चिकनगुनिया डेंगू है। एलिफेंटियासिस के केस में अगर हम देखेंगे ये वायरल नहीं है, ये एस्केलमेंथस से होता है इसलिए निकल गया। ये बैक्टीरियल है और वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं है। एंसेफेलाइटिस वेक्टर बॉर्न डिजीज है लेकिन वायरल है। और कोल्ड मतलब ये करेक्ट होता, ये करेक्ट तो है ही, ये भी तो करेक्ट है, लेकिन ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होता है इसलिए गलत होता, तो ये गलत होता, ये भी गलत होता। बाकी ऑप्शन एंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया, डेंगू इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, लेकिन अगर सेट वाइज जाओ तो डी ही करेक्ट आ रहा है इसलिए डी मार्क करना था। नेक्स्ट है 167, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट दैट एक्ट्स ऑन द कॉर्पस ल्यूटियम इन द ओवरी स्टिमुलेटिंग द बॉडी टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन टू मेंटेन द यूट्राइन लाइनिंग। तो इसमें आपको पूछा इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट मतलब इम्प्लांट होने के बाद ट्रोफोब्लास्ट सेल क्या सीक्रेट करता है। हल्का सा एनसीईआरटी के बाहर है लेकिन इतना आपको पूछ सकते हैं, इसमें आइडिया लगा के आपको मार्क करना था और आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाता, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बोल रहे तो ये दो ऑप्शन निकल गया। ऑक्सीटोसिन तो हो ही नहीं सकता, बच्चा यही प्लेसेंटल हार्मोन दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसमें बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर हल्का सा भी बाहर से लगा देखना ऑप्शन से ही या कहीं से भी आपको मार्क्स बोल रही हूँ, आपको ऑप्शन से ही कहीं से पता चल जाएगा आंसर का। ओके, इसलिए डरना नहीं है। और एक चीज, जितने भी फुल टेस्ट अभी तक हो चुके हैं प्लीज उसको एक बार रिवाइज करके जाना। यहाँ पे जितने भी फुल टेस्ट है जो भी सब्जेक्ट का है एक बार आप देख के जाओगे। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 168। 168 ड्रग्स एंड अल्कोहल से विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा प्लांट दैट इज हेम्प प्लांट। अब अगर देखें कैनाबिनॉइड्स के केस में, कैनाबिस सटाइवा के केस में मैरिजुआना, हशीश है, गांजा है और नहीं है, कोकेन हो गया एरिथ्रोजाइलम कोका से प्लांट से, और स्मैक हो गया पेपेवर सोमनिफेरम से। तो ए सी ई मार्क करना था इसमें, दैट इज आपको यहाँ पे सी मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 169। क्वेश्चन नंबर 169 में स्टेटमेंट 1 में है लाइपेज आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन। ये करेक्ट है कि माइक्रोब्स में मेंशन है ये। स्ट्रेप्टोकाइनेस इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया एंड यूज्ड टू क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल। तो इसमें अगर हम देखेंगे दोनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट आ रहा है क्योंकि डायरेक्टली माइक्रोब्स में लिखा हुआ है और बहुत सिंपल भी था, इसमें आपको ए मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 170 में स्टेटमेंट में 1 में है राइनोवायरस कॉजेस कॉमन कोल्ड, ये करेक्ट है। कॉमन कोल्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टराइज्ड बाय नेसल कंजेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट ही इसमें करेक्ट आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 171 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। डिपेंडेंस ऑन ड्रग्स में लीड टू मेनी सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, ये करेक्ट है। कोकेन इज पोटेंट सिडेटिव, सिडेटिव नहीं है स्टिमुलेंट है, इसलिए यहाँ पे गलत आ जा रहा है, तो बी मार्क करना था। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट, ये करेक्ट है। बोन मेरो इज अ मेन लिम्फोइड ऑर्गन, किसमें बी और टी दोनों बनते हैं और टी का मैचुरेशन थाइमस में होता है। ओके, ध्यान रखना। फिर देखेंगे 172 बायोमोलिक्यूल से है, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको इसमें मार्क करना था। एल्कलॉइड्स कोडीन है, टॉक्सिन एब्रीन है, करेक्ट। लैक्टिन कॉनकानावेलिन है। ड्रग्स में कुर्कुमिन और विनब्लास्टिन होगा, रिसिन नहीं होगा जो कि एक टॉक्सिन है, तो इसमें डी मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर एंड स्किन इज मॉइस्ट। तो ऑटोमेटिकली एम्फीबिया के तरफ इशारा है, तो एम्फीबिया का अगर तुम देखो यही बी आ रहा है। क्रोकोडिलस रेप्टाइल है, नहीं होगा। टेस्टिडो रेप्टाइल है, बंगारस स्नेक है, नहीं होगा। हेमेरेक्टाइलस रेप्टाइल है, चिलोन रेप्टाइल है, ये दोनों ही एम्फीबिया है, इसलिए बी आंसर था। 174 में व्हेन डिड एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट्स ऑन बासमती राइस इन 1997। ये डेट आपको याद करना है कि आपको डेट्स भी देखना है, वो मैं बताना चाहती हूँ कि हर जगह पे जाके ईयर निकाल के एक बार देख लेना कि ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका गलत ना हो आगे अगर फाइनल एग्जाम्स में आपके आए। तो इसमें 1A है और इसमें आंसर बी था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175 एक्सक्रीशन से है द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लुपोफेनली इज सिग्निफिकेंट इन डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट। इसमें बहुत सारे लोगों का डाउट आता है बिकॉज असेंडिंग लिम्ब एक ऐसा जगह है लुपोफेनली का जहाँ पे वो NaCl को छोड़ता है और पानी को रखता है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट होगा, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है रीजन में द असेंडिंग लिम्ब इज इम्पर्मिबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स बट अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एक्टिवली और पैसिवली इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। में ठीक उल्टा हो गया, असेंडिंग लिम्ब इज इम्पर्मिबल टू वाटर बट अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। अगर होता तो ये करेक्ट हो जाता, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट्स के जगह पे अगर वाटर होता और
यहाँ पे कहाँ चला गया, इम्परमेबल टू बट अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के जगह पे अगर इलेक्ट्रोलाइट्स होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, इसे डिफाइन भी कर पाता, ठीक है। लेकिन ये असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो इसमें आपको मार्क करना है असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। और अगर इसका रीजन करेक्ट अगर आपको चाहिए तो ऐसे होता कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लुपोफेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेनिंग वाटर एंड लीविंग दिस NaCl इनटू द मेडुलर इंटरस्टिशियम या तो इनटू द वासा रेक्टा। सो इसीलिए वाटर रहने के कारण डाइल्यूशन पॉसिबल हो रहा है। ओके, सेंटेंस बना के इस तरह से होता है बिकॉज दे रिटेन वाटर और सॉल्ट को छोड़ता है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 176 भी बायोमोलिक्यूल्स से है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंसिस्ट एंटायरली मॉलिक्यूल्स दैट आर क्लासिफाइड एज हेट्रोपॉलीमर्स। सेलुलोज अगर हम देखेंगे ये होमोपॉलीमर में आ रहा है, ये भी होमोपॉलीमर है, ग्लाइकोजन भी होमोपॉलीमर है, प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर है, DNA हेट्रोपॉलीमर है, RNA हेट्रोपॉलीमर है। तो ये हो गया। इन्यूलिन होमो है, स्टार्च होमो है, इंसुलिन ये तो पेप्टाइड है, इसमें कुछ बोल नहीं सकते हम, रह जाए। ग्लाइकोजन होमो है, प्रोटीन हेट्रो है, सेलुलोज होमो है। तो बेस्ट आंसर इज प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर्स में आते हैं और न्यूक्लिक एसिड भी हेट्रोपॉलीमर्स है और जो कार्बोहाइड्रेट है वो हेट्रोपॉलीमर और होमोपॉलीमर दोनों कैटेगरी में है। बुक में मेनली कार्बोहाइड्रेट में होमोपॉलीमर्स मेंशन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 177। क्वेश्चन नंबर 177 में आइडेंटिफाई 1 to 4। इसमें अगर आप देख के पता कर रहे हो, ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये इफरेंट आर्ट्रियोल है, ये आपका बोमेंस कैप्सूल है और ये ग्लोमेरुलस है। सो ऑटोमेटिकली इसमें ए मार्क करना था, एफरेंट, इफरेंट, बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, यही करेक्ट आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन नंबर 178 ये भी आपको बायोमोलिक्यूल से पूछा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेक्राइड डज नॉट हैव ग्लूकोज ऑन इट्स कंस्टिट्यूएंट यूनिट। इन्यूलिन की उसमें फ्रुक्टोज होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 179। क्वेश्चन नंबर 179 ये लोकोमोशन मूवमेंट से है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ मसल कंट्रैक्शन आफ्टर द स्टेज गिवन इन द क्वेश्चन। आप वो डायग्राम देखना एनसीईआरटी में, इसके ठीक बाद यही आ रहा है। ओके तब आपको इसमें ए मार्क करना था। वो एक बार साइकिल वो एक बार देख लेना कि पहले क्या होता है, एटीपी सिस्टम में था, साइकिल वहां से शुरू करो, फिर एटीपी ब्रेक हुआ, हाइड्रोलाइसिस हुआ, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, वो जो मायोसिन हेड है वो सीधा खड़ा हो गया, देन क्रॉस ब्रिज बना, क्रॉस ब्रिज बनने के बाद एडीपी और पीआई रिलीज हो गया, तब स्लाइडिंग एंड रोटेशन आ गया, फिर नया एटीपी जुड़ेगा, फिर क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा, फिर एटीपी टूटेगा, क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए वो रेडी होगा, फिर क्रॉस ब्रिज बन जाएगा, फिर एडीपी पीआई रिलीज होगा तो रोटेशन स्लाइडिंग होगा, जिससे एक्टिन मायोफिलामेंट्स मायोसिन फिलामेंट के ऊपर आएंगे, जिसे हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलते हैं, और फिर जैसे एटीपी नया जुड़ेगा क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा। वैसे एटीपी टूटने से क्रॉस ब्रिज बनेगा और एटीपी जुड़ने से, नया एटीपी जुड़ने से क्रॉस ब्रिज टूटता है। ये साइकिल एक बार आप देख लेना। ओके द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 180, अभी वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 180 में ये भी बायोमोलिक्यूल से। पोजिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन आपको किससे पता चलता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर से। हुलो उलन बॉल बोलते ही टर्शरी स्ट्रक्चर है। सब यूनिट प्रोटीन दैट मीन्स एक से ज़्यादा वो पेप्टाइड है या पॉलीपेप्टाइड है, क्वाटरनरी, और अल्फा हेलिक्स इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ऑटोमेटिकली इसमें आंसर क्या आ रहा है? A1, B3, C4 एंड D2। ओके तो आज का फुल टेस्ट का डिस्कशन हमने यहीं पे ख़त्म किया। बिल्कुल घबराना नहीं है। जो भी पेपर्स अभी तक आपने दिया है, अगर आप हमारे रैंक बूस्टर से जुड़े हुए थे, वहाँ पे पेपर्स आपने किया या तो आपने ANTS का पेपर किया, वो अच्छे से एक बार फास्ट रिवीजन करना बनता है। खासकर मैं बायो के लिए बता रही हूँ, जिससे कि हर पॉइंट आपके दिमाग में हो और तुरंत वो चीज़ आपके एग्जाम पेपर में जब भी मिले, तुरंत वो चीज़ फटाफट बाहर निकल के आए और आप अच्छे से मार्क करके आओ। बबलिंग भी बहुत अच्छे से करना है। हमेशा याद रखना, एक एक क्वेश्चन का जब भी मार्क करोगे वहाँ पे आपको पता है, लेकिन हड़बड़ी नहीं करना है, आपको आराम से बबलिंग करना है, क्योंकि बबलिंग से ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके मैं इससे ज़्यादा भी कुछ नहीं बोलूँगी, आप बस टेंशन मत लो, अच्छे से रहना है। ओके थैंक यू वेरी मच।